हम लोग अगली सुबह लुधियाना आ गए। 3-4 रोज बाद एक दिन मैं अपने इंतहाई खतरनाक मिशन पर जा रहा था। मुझे हवाई अड्डे के तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद रात के अंधेरे में अड्डे में दाखिल होकर एक खास नौइयत की मालूमात हासिल करना थी। इस असना में मेरे चेहरे पर दाढ़ी उग आई थी और 2-3 मजीद तब्दीलियों से मेरी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। सरे शाम ही मैं हवाई अड्डे के करीबी गांव का रुख कर रहा था। किसान अपने हलों के साथ वापस लौट रहे थे। मैंने एक पंजाबी बैलों के गले में डालने वाली अपने कंधे पर उठा रखी थी। देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। इन कपड़ों में क्या क्या छुपा था उसका इल्म मुझे या फिर मेरे खुदा को था। दूर से देखने पर यही महसूस होता था कि मैं भी दूसरे किसानों की तरह एक किसान हूँ, जिसकी जमीन सड़क के दूसरी तरफ वाक़ है। वहां अपना काम खत्म करने के बाद अब गांव वापस जा रहा हूँ। हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द दूर नजदीक के देहातों के मुख्तलिफ लोगों की जमीन थी और शाम को वो सब उसी रास्ते से गुजरकर अपने अपने गांव को जाया करते थे जो हवाई अड्डे के नजदीक से गुजरता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मंडेरों पर चलता हुआ अड्डे के मखसूस इलाके के गिर्द लगाई गई हिफाजती बाड़ के करीब पहुंच चुका था। इस असना में मेरी नजरें बड़ी बेचैनी से चारों अतराफ का जायजा लेती रही थीं। बज़ाहिर तो इस बात के कोई आसार नहीं थे कि मुझे किसी ने देखा है, क्योंकि सर्दी का मौसम होने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी छाने लगा था। यह ढलते चांद की रात थी, जिसे मैंने खास तौर से अपने काम के लिए मुंतखब किया था। जैसे ही हवाई अड्डे की हदूद शुरू हुई, एक लकड़ी के बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी जिस पर वार्निंग दी गई थी कि इस जगह से आगे जाना जुर्म है। मैंने बड़ी लंबी लंबी जंगली घास में, जैसे कैमोफ्लेज के नजरिए के तहत इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही बढ़ा रखा था, पंजाली फेंकी और खुद भी बड़ी फुर्ती से उसमें रेंग गया। अपने हाथों पर मैंने एहतियातन रबड़ के बारीक दस्ताने चढ़ा लिए थे। कमर के गिर्द बनता तहबंद मैंने अपने जिस्म के गिरदा गिर्द कस के बांध लिया था और अपने असली लिबास में, जो खासा चुस्त था, वापस आ गया था। घास के अंदर ही अंदर बगैर आवाज पैदा किए चलता हुआ मैं खारदार तार की बाड़ के नजदीक पहुंच चुका था। ये पहली हिफाजती बाड़ थी। मैंने चारों तरफ आहट ली और इत्मीनान करने के बाद बड़ी फुर्ती से एक छोटे से प्लास की मदद से उसे काटकर अपना रास्ता बनाया। फिर उसे जोड़कर ठीक किया और अंदर जा घुसा। आगे एक नाला बनाया गया था जिसे अबूर करना जरा मुश्किल दिखाई देता था, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर मैंने उसे भी अबूर कर दिया। उसके बाद फिर लंबी लंबी घास का सिलसिला शुरू हो गया। ये घास टीलों के एक सिलसिला पर उगी हुई थी। अचानक मैं चौंक उठा। नजदीक ही एक तार नजर आया जिसका सिलसिला किसी जिस्त की प्लेट नुमा शय से मिला हुआ था। दिल ही दिल में भारतीय सिक्योरिटी को दाद दिए बगैर न रह सका। उन्होंने यहाँ होने वाली गैर मामूली नकलो हरकत नोट करने के लिए ऐसे हिसास आलात का सिलसिला चारों तरफ फैला रखा था जो मामूली सी आहट को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। इन आलात का बर वक्त इल्म होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मजीद एहतियात के साथ आगे रेंग गया। अब मैं उसी सड़क के नजदीक पहुंच गया था जो हवाई अड्डे के चारों तरफ गश्ती दस्तों के लिए बनाई गई थी। मुझे यहाँ रुककर पेट्रोल पार्टी का इंतजार करने के बाद आगे जाना था। करीबन आधा घंटा तक मैं जमीन से चिपका वहीं लेटा रहा, जब अचानक दूर से आने वाली जीप की आवाज सुनकर मेरे आसाब तन गए। तारीकी बढ़ गई थी और दूर की चीजें बिजली की रोशनी ना होने की वजह से नजर नहीं आती थीं, सिवाय उन बड़ी बड़ी देव एकल इमारतों के जो यहाँ से कम अज कम एक फरलांग के फासले पर इस्तादा थीं और जिनमें से एक इमारत में मुझे दाखिल होकर मालूमात हासिल करना थी। गश्ती पार्टी को जीप मेरे नजदीक आकर ठहर गई। मेरे दिल की धड़कनें अचानक बेकाबू होने लगीं। जीप के हेड पर लगी एक ताकतवर सर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ने लगी। कहीं इन्हें शक तो नहीं होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। हाथ में पकड़े पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त और सख्त हो गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह घास में छुपा रखा था और दुम सादे जमीन से चिपका हुआ था। रोशनी का हाला मेरे ऊपर ही ऊपर से घूमता हुआ अब आगे की सिमत बढ़ रहा था। खुदा खुदा करके वो लोग वहां से चले गए। अभी मैं बमुश्किल आगे बढ़ने के इरादे से जमीन से उठा ही था कि अचानक मुझे फिर उसी पोजीशन पर वापस आना पड़ा। कोई पैदल गश्ती पार्टी उस तरफ आ रही थी।
मैं संभल ही पाया था जब 2-3 साए मुझे अपने करीब ही रेंगते दिखाई दिए। जंगली घास में मुख्तलिफ जगह टार्चों की रोशनी पड़ रही थी। ये वो टार्चें थी जो इन लोगों ने हाथों में पकड़ रखी थीं। सर्च लाइट से बचता तो मुमकिन था, लेकिन टार्च की रोशनी मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थीं। किसी न किसी तरह मैंने पिस्तौल के सेफ्टी कैच को खोला और उसे फायर की पोजीशन में करके आने वाले हालात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। एक लंबा फौजी बूट मेरे मुंह के सामने मौजूद था और पेट्रोल पार्टी का जवान मेरे सर पर टार्च लिए खड़ा था। मेरी तमाम हंसियात सिमटकर आंखों में आ गईं। मैंने बमुश्किल पिस्तौल का रुख लेटे ही लेटे उसके सीने की तरफ कर दिया। एक एक लम्हा क़यामत ढा रहा था। मैं उसी पोजीशन में बेहिस्सो हरकत लेटा रहा। उसे मेरी खुशकिस्मती समझिए या उनकी बेवकूफ़ी के टार्च बरदार गार्ड मेरे सर पर खड़ा होकर इर्द गिर्द रोशनी डालता रहा, जबकि मैं उससे चंद इंच के फासले पर मौजूद था। फिर मुझे एक और जीप के इंजन की करीब आती हुई आवाज़ सुनाई दी। जीप भी ठीक उसी जगह आकर रुक गई और एक आवाज़ गूंजी, कुछ मिला? नो सर, गालबन मेरे सर पर मुसल्लत गार्ड ने जवाब दिया था। शट अप, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा बैठा है। उसके बाद खामोशी छा गई। एक मर्तबा फिर मेरे इर्द गिर्द टार्चों की रोशनी फैलने सिमटने लगी। अब भागते कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। गालबन वो लोग चारों तरफ फैल रहे थे। जमीन में छुपे हिसास आलात ने उन्हें मेरी मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। एक ही करवट लेटे लेटे अब मुझे उलझन होने लगी थी। फिर अचानक मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। न जाने किस किस्म का कीड़ा था जिसने मेरी टांग पर काटा। मैंने तरबियत के मुताबिक एंटी स्नैक सांपों के कांटे से मुदाफियत की गोलियां तो निगल रखी थीं, लेकिन इस बात का मुझे इल्म था कि बसा औकात ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके जहर का असर रोकने में ये गोलियां नाकाम रहती हैं। दर्द की शिद्दत और जलन को काबू करने के लिए मुझे बार बार अपने होंठ काटने पड़ते थे। खुदा का शुक्र हुआ कि वो कोई सांप नहीं था, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हटते जा रहे थे। अचानक मेरे जहन में आने वाले एक ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया। अगर ये लोग कुत्ते ले आए तो? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। ये बात मेरे इल्म में थी कि वो खास नौइयत के अहम मकामात पर मुतय्यन गार्ड के पास सुधाए हुए कुत्ते होते हैं जो शिकार को चंद मिनट में ढूंढ लेते हैं और भागने वालों की तिक्का बोटी कर डालते हैं। फिर जैसे ही मैं खुद मुतमैन हो गया, मैंने सोचा अगर ऐसी बात होती तो इस मर्तबा आने वाली जीप में कुत्ता भी होता। गालबन करीबी खेतों से जंगली जानवर भी बसा औकात यहाँ घुस आते होंगे। उनकी आहट का नोटिस लेना, खास तौर से इन हालात में जिनसे भारतीय अफवाज आजकल दो चार थी, बहुत जरूरी था। फिर मेरी बात की तस्दीक उसी गूंजदार आवाज ने कर दी जिसने सब कुछ चलाकर मुझे ढूंढने का हुक्म दिया था। यार, कोई जंगली जानवर होगा। ये साले पोस्ट वाले खामखा परेशान कर देते हैं। कम ऑन बॉय, उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद ही जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। करीबन 5 मिनट तक मैं दुमसादे लेटा रहा। इस असना में मैंने अपनी टांगें समेटकर इस बात का जायजा ले लिया था कि मैं भागने के काबिल भी रह गया हूं या नहीं। टांग पर हाथ फेरने से मुझे सोजन का एहसास हुआ, लेकिन जलन अब करीबन खत्म हो चुकी थी। लेटे लेटे मैंने 5-6 मरतबा टांग को हिलाया और खुदा का शुक्र अदा किया। अब सिवाय सोजन के बाकी मामला ठीक ही था। मैं बगैर आहट पैदा किए अब उठकर बैठ चुका था। अंधेरे में मेरी आंखें भी अच्छी तरह देखने के काबिल हो गई थीं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।